गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डिस्कस करने के लिए हैं यहाँ पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मैं आशीष सिंह, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बादलपुर में, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की बात करने से पहले थोड़ा सा प्रोसेसर का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर अब आर्किटेक्चर इनोवेशन इन प्रोसेसर्स क्या क्या स्टेप्स थे वो हम जानते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में हमें क्या ज़रूरत है कि हमारा जो कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, वो फास्ट हो जाए और एक्यूरेसी के साथ हो जाए। तो फास्ट और एक्यूरेसी के साथ करने के लिए कई सारे स्टेप्स हमने लिए। और कुछ शुरुआती दौर में काउंटिंग बोर्ड्स बनाए गए और अबेकस बनाया गया। अबेकस तो आप आज भी यूज़ करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं। तो शुरुआती दौर में एक पास्कल थे जो कि टैक्स कलेक्टर जी के बेटे थे और एक मैथमेटिकल जीनियस थे। उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन, जिसको नाम दिया गया, वो गियर के बेसिस पर डिज़ाइन किया। उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता थी, बट ये मैकेनिकल डिवाइस है तो थोड़ा सा स्लो थी। देन लेबनीज़ है, लेबनीज़ भी मैथमेटिशियन थे। उन्होंने भी एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जो कि स्टेप रेकनर, इसको नाम दिया गया। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने में भी सक्षम था और ये भी स्टेप्ड सिलेंड्रिकल गियर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। उसके बाद बेबेज आए। बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन इनकॉर्पोरेटिंग द आइडियाज़ ऑफ ए मेमोरी कार्ड, इनपुट एंड आउटपुट फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, एक ये इन्होंने डिज़ाइन किया थोड़ा सा बेहतर सिस्टम जिससे कि कैलकुलेशन फास्टर हो सके। बरोज आए, उन्होंने पहला कॉमर्शियली सक्सेसफुल मैकेनिकल एडिंग मशीन ईजाद करी जो कि मार्केट में या कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। इसके बाद होलेरिथ आए, उन्होंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच्ड कार्ड टेबुलेटर का ईजाद किया जो कि सेंसस डाटा में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। और उन्होंने ही टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई जिसका नाम बाद में हुआ IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका नाम हुआ। और आज आप IBM का नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड के, उन्होंने एकिन प्रोफेसर थे, उन्होंने हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर एक डिज़ाइन किया IBM में ही। और वो बहुत ज़्यादा फास्टर था, उसकी स्पीड मिली सेकेंड्स में ऑपरेट होता था। इसके बाद फिर एकर्ट और मॉकली ने डिज़ाइन किया ENIAC। ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1946 में मिलिट्री कंप्यूटेशंस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। इसमें करीब, इसका वजन बहुत ज़्यादा था, 30 टन वजन था और करीब 18,000 वाल्व्स इसमें यूज़ हुए। वाल्व्स क्या थे? वाल्व की नेचर होती है कि यूनिडायरेक्शनल होती है वाल्व की नेचर, बेसिकली वन साइड में फ्लो करवाता है करंट का, दूसरे साइड में फ्लो होने से रोकता है। तो ये वाल्व की नेचर थी, तो ऐसा यूज़ करके इन्होंने मार्क 1 कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया। मार्क 1 कंप्यूटर से 3 मिली सेकेंड जो है फास्टर, उसमें 1000 टाइम फास्टर थी मार्क 1 से मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी। ठीक है, तो उसके बाद फिर एटेनॉस, ये जो जापान ने जो है डेवलप किया ट्रांजिस्टर बेस्ड या डायोड बेस्ड, जिसको कह लीजिए, कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया जिसमें 130 ट्रांजिस्टर्स और 1700 डायोड्स यूज़ किए गए कंप्यूटर डिज़ाइन करने में। दैन 1968 में पहला कंप्यूटर जो इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया वो बनाया गया, बरोज ने इनको बनाया इस कंप्यूटर को। B2500 एंड B3500 उनके नाम दिए गए। उसके पश्चात 4 बिट का प्रोसेसर जो 4004 बनाया गया जो कि टेडॉफ और एस मेसर और एफ फजीन ने डेवलप किया और इसको कमर्शियली बेचा भी। उसके बाद फिर प्रोसेसर डिज़ाइन हुआ, 8 बिट का प्रोसेसर 8008 डिज़ाइन हुआ 1972 में, जो कि इससे फास्टर स्पीड थी उसकी। देन 8080 अगेन 8008 का एडवांस वर्जन जो आया वो 8080 आया। ये भी 8 बिट का प्रोसेसर था, लेकिन इसमें भी जो है N चैनल मॉसफेट यूज़ किया गया जिससे इसकी पावर, स्पीड और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये फास्टर प्रोसेसिंग अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक रेट से काम करने लग गया। इसमें लगभग 60,000 ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे 8080 में। उसके पश्चात डेवलपमेंट हुआ 8085 का। तो लगभग 1976 में इंटेल ने एक इम्प्रूव्ड वर्जन 8080 का निकाला जिसका नाम दिया गया 8085। इसमें 6500 मॉस ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए और ये करीब 3 से 5 मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक रेट से काम कर सकता था और मात्र 5 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ ये बहुत सारे फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व
हो जाता, मतलब बहुत सारे प्रोसेसिंग हो सकती थी इसमें। 8085 हम कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ और बहुत बेसिक आर्किटेक्चर है, आसानी से समझ में आता है, इसीलिए हम इसको अपने स्टडी में भी यूज़ करते हैं। इसके पश्चात जो है 8086, 8088, 80186, 80386, 80186, 286, 386, 486 और 586 का भी डेवलपमेंट हुआ। तो पर 80586 को जो नाम दिया गया वो था पेंटियम प्रोसेसर। तो पेंटियम प्रोसेसर आप बेहतर नाम जानते होंगे, तो फिर पेंटियम 1 2 3 4 ये भी डेवलपमेंट हुए। उसका टाइटेनियम प्रोसेसर और आज i3, i5 और i7 प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, जिनके इन जो प्रोसेसर्स इनकी आर्किटेक्चर अब कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा होती चली गई। जब 8085 था तो उसकी सिंपल आर्किटेक्चर थे, देन 8086 आया तो उसकी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़े उसमें, और फिर 186 286 प्रोसेसर जो आइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह की तरह यूज़ होने लग गए थे, इनके आर्किटेक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। जब फिर पेंटियम और टाइटेनियम प्रोसेसर इनके आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो स्टडी के पॉइंट से अगर बात करें तो 8085 हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही। ये प्रोसेसर जो है आगे भी वो आज भी यूज़ होता है और पहले भी कॉमर्शियली काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो बेसिकली प्रोसेसर है क्या, ये जान लेते हैं। जो भी प्रोसेसिंग करने में कैपेबल हो, या जो हम मैनिपुलेशंस करना चाहते हैं, जो प्रोसेस करना चाहते हैं, उसको जो प्रोसेस कर, दैट इज़ ए प्रोसेसर। और जो शब्द है, अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, तो इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि फास्टर प्रोसेस हुआ और छोटी डिवाइसेस के द्वारा किया गया, तो इसको नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट टेक्स इन नंबर्स, परफॉर्म्स ऑन देम arithmetic and logical operations according to the program stored in the memory and then produces other numbers as a result. तो यहाँ पर हम चूँकि नंबर्स की बात करें तो इनपुट जो है वो नंबर है, बेसिकली हम जिस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो भी नंबर्स हैं। तो उन नंबर्स पर अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और परफॉर्म होने के बाद प्रोसेसर हमें कुछ रिजल्ट देता है। तो प्रोसेसर का बेसिकली एक ऐसी प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कि नंबर्स पर अरिथमेटिक और या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में सक्षम होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी, and then it gives us the result as per the program. अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे एंड और एक्सऑर, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, या कंपेयर टाइप के जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। इनको हम डिटेल में जब प्रोग्रामिंग पार्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सामने आप देख पा रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, उसका एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आप इनपुट देखिए, इधर इनपुट से जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आउटपुट है, और इधर नीचे साइड में मेमोरी से जुड़ा हुआ माइक्रो प्रोसेसर है। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो जहाँ हम डिस्प्ले देख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हो, यानी कि प्रिंटर या मॉनिटर, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस दोनों के लिए ही कम्युनिकेशन का जो लिंक है यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिडायरेक्शनल शो कर रखा है, जबकि मेमोरी से जो लिंक है वो आपका बाई डायरेक्शनल शो कर रखा है। तो ये जो कम्युनिकेशन के जो ये लिंक दिखा रखे हैं, बेसिकली ये बसेस कहलाती हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो है 3 टाइप की बसेस, हम अंदर कम्युनिकेशन के लिए 3 टाइप की बसेस होती हैं, और बाहर से कम्युनिकेशन के लिए लिंक बने हुए हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें जाननी चाहिए प्रोसेसर के अंदर। बिट, बाइट और वर्ड और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी चाहिए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। बाइनरी डिजिट से बना हुआ है शब्द बिट। बाइनरी डिजिट से शब्द क्या बना है? बिट। बिट मतलब 0 या 1, और 8 बिट के कम्बिनेशन को बोलते हैं बाइट। अगर 4 बिट का कम्बिनेशन उसको क्या बोलेंगे? निब्बल। एक निब्बल क्या है? 4 बिट का कम्बिनेशन। और 8 बिट का कम्बिनेशन क्या है? बाइट्स। और बाइट्स को मिला करके वर्ड बनता है। तो 1 बाइट या 2 बाइट या 3 बाइट का वर्ड हो सकता है। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है कि 0 से 9 तक की डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 से F तक का होता है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ABCDEF। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो
16 की 16 बिट, जैसे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, अगर हमें बाइनरी से रिप्रेजेंट करना है तो हमें 4 बिट लगेंगी। तो 4 बिट लगेंगी, इसका मतलब है कि 0 से 9 तक के तो यूज़ हो जा रही हैं वो, 000 और 9 के लिए 1009, ये यहाँ तक हो गया। लेकिन बाकी के जो 4 ऑप्शंस हैं वो बेकार हो जाते हैं, मतलब हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, जो कि 4 बिट्स के कम्बिनेशन से बन रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, ताकि हम जो बाइनरी की 16 के 16 डिजिट्स हैं वो सब 16, वो सारे के 16 बिट्स हैं वो सारे यूज़ कर सकें, इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और निमोनिक्स की बात की जा रही है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो कंप्यूटर भाषा समझता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में या तो सिग्नल फ्लो हो रहा होगा वायर्स में, या सिग्नल फ्लो नहीं हो रहा होगा वायर्स के अंदर, ठीक है। दो ही स्टेट होती हैं। जैसे भी आपने पीछे देखा था कि वॉल्व्स यूज़ करते थे, क्या यूज़ किया, वाल्व, देखिए यहाँ पर, या मॉस यूज़ किया। वाल्व हो या मॉस हो, इन सब के नेचर कैसे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होती है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ यहाँ पर ये जो है बेस्ड रिलेज बेस्ड था। यहाँ पर रिले बेस्ड के बाद एनियक जो बना वो उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी। तो वैक्यूम ट्यूब्स की भी नेचर वाल्व थी। शुरुआती दौर में भी यहाँ जो मैकेनिकल थे वो भी उसमें भी यही था कि या तो आपको दो ही स्टेट अवेलेबल हैं, ठीक है, या तो सिग्नल मिल रहा है या सिग्नल नहीं मिल रहा है। यही कहानी फिर आगे बढ़ती चलेगी। जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आई, जो मॉस डिवाइसेस जो आई, देखिए यहाँ पर जो चिप वगैरह डेवलप हो गए थे, ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स यूज़ होगा। तो डायोड्स की भी नेचर वाल्व नेचर, तो ये बेसिकली स्विच प्रॉपर्टी है, या तो वन स्टेट पर है या ज़ीरो स्टेट पर है। हमने इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया। या आप अगर सिग्नलिंग की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करें, तो या बिजली फ्लो हो रही है या नहीं हो रही डायोड के अंदर, तो हम दो स्टेट हम डायोड में जान सकते हैं कि डायोड या तो करंट फ्लो करवा रहा होगा एक स्टेट में, या दूसरे स्टेट में करंट नहीं फ्लो करवा रहा होगा। जैसे कि हमारे स्विचेस होते हैं फ़ैन ऑन ऑफ के लिए, तो वो भी दो स्टेट है, या तो ऑन होगा फ़ैन या ऑफ होगा। तो इस तरीके से अब सिग्नल या तो फ्लो हो रहा होगा या नहीं फ्लो हो रहा होगा। अब हमें अपने राइटिंग में हम इन दो स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सिग्नल फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे 1, सिग्नल नहीं फ्लो हो रहा तो हम कहेंगे 0। या सिग्नल फ्लो हो रहा है उसके लेवल्स अलग अलग है। मान लीजिए एक 15 वोल्ट का सिग्नल फ्लो हो रहा है, उसको हमने कह दिया कि 1, और एक 5 वोल्ट का सिग्नल फ्लो हो रहा है उसको हम कह दिए लो। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसकी वैल्यूज़ क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो खैर स्टेट दो मिली हमारे पास, तो 0 या 1। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो हम ये 1010 के फॉर्म में हम प्रोग्रामिंग करके लिखते हैं, ये कहलाती है मशीन लैंग्वेज। और जो कोई भी कंप्यूटर्स हो वो केवल यही दो स्टेट समझता है, 0 या 1 की स्टेट, और कोई स्टेट वो समझता नहीं। इसलिए तो कोई भी आप प्रोग्राम लिखो उसको इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। अब इसके बाद फिर एक लैंग्वेज, जब मशीन लैंग्वेज को अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई कह दे कि भाई 100 कोड हमने बना दिए 8-8 बिट के, 0 0 1 के कम्बिनेशन के 8-8 बिट के 100 कोड बना दिए। अब 100 कोड अगर याद करने को कह दिया कि इनका क्या मतलब है, तो याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो क्या तरीका है उसका, उसको हमने इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, मतलब हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखे। जैसे कि एडिशन का काम है, एडिशन के लिए कोई हमने कोड बनाया 1000 और 1010, तो ये मान लीजिए 8 बिट का कोड बनाया। तो इस कोड को हमने ADD लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो ये जो ADD है ये क्या कहलाता है, नेमोनिक्स कहलाता है। और जो इन नेमोनिक्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली थोड़ा सा होते हैं, इसलिए हमें लिखने में आसानी होती है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर आसानी से प्रोग्राम डेवलप कर सकता है, ठीक है। इस तरह से हम डेवलप कर लिए, फिर असेंबलर के थ्रू इन इन प्रोग्राम्स को हम असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो असेंबलर क्या होता है, एन असेंबलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू द मशीन कोड। तो जो हमारे असेंबली लैंग्वेज जो हमने निमोनिक्स के थ्रू यूज़ करके असेंबली लैंग्वेज लिखी थी, प्रोग्राम लिखे थे असेंबली लैंग्वेज में, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ कॉल्ड असेंबलर। इसी प्रकार से कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए सी लैंग्वेज, या आपने पाइथन या जावा में अपने प्रोग्राम लिखा और कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो उसको भी वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तभी जा करके कंप्यूटर समझ पाएगा क्या करना है उसको। देन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की बात की जाती है यहाँ पर, कि प्रोसेसर में जो है, प्रोसेसर में क्या है
ALU रजिस्टर सर्किट और कंट्रोल सर्किट्स होते हैं प्रोसेसर में, केवल यही चीज़ें होती हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी चीज़ें जो हैं सिंगल चिप में और मेमोरी के साथ, यहाँ पर मेमोरी का तो पता नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर में ALU है, रजिस्टर सर्किट्स हैं, कंट्रोल सर्किट्स हैं, मेमोरी सेपरेट होती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या है कि एक सिंगल चिप में ही प्रोसेसर भी होगा, मेमोरी भी होगी और IO पिन का पैकेजिंग भी उसमें होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों में। अब यहाँ पर मेन बात करते हैं हम 8085 आर्किटेक्चर की। इस आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए हम इसके कुछ पार्ट बांट लेते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए जो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बसेस बनी हुई हैं, 8 बिट इंटरनल डाटा बस। यहाँ पर एक ऐसे लाइन दिखा रखी है, इधर ये लाइन दिखा रखी है, निशान बना रखे हैं, ये बाई डायरेक्शनल बना रखा है, यूनिट डायरेक्शनल बना रखा है, यहाँ ये सब है। तो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या होती है, बसेस होती हैं। बसेस क्या है, सेट ऑफ वायर्स। बसेस क्या होते हैं, सेट ऑफ वायर्स होते हैं। ये 8 बिट के मतलब 8 लाइनें, 8 के सेट भी हो सकते हैं, या 16 के सेट हो सकते हैं, 32 के सेट हो सकते हैं। तो कितने एक जो सेट है उसमें अगर 8 बिट का 8 वायर्स हैं और उनको हमने एक साथ बनाया तो उसको बोलते हैं 8 बिट बस। या 16 वायर्स हमने जोड़ दिए तो उसको हम बोलेंगे 16 बिट का बस है ये, ठीक है। अब ये बसेस जो हैं डाटा को दोनों तरफ मतलब एक साइड से दूसरी साइड ले जा सकती हैं, दूसरी साइड से पहले साइड वापस भेज सकती हैं। अगर वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करवा सकती हैं डाटा का तो हम कहते हैं वो बाई डायरेक्शनल है। अगर वो बसेस को मतलब एक ही डायरेक्शन डाटा को फ्लो करवा सकती हैं तो हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ पर हम 3 कैटेगरी बांटते हैं बसेस की। 8085 के अंदर जो आर्किटेक्चर है उसको 3 कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं: एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। तो बेसिकली कंट्रोल बस तो सिंगल वायर्स होते हैं। सारे जितने टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ब्लॉक के बाहर से आप देख पा रहे हैं, ये जो सिग्नल निकले हुए हैं ये सारे कंट्रोल बसेस की कैटेगरी में हैं। लेकिन एड्रेस बस क्या है, यहाँ पर एड्रेस बफर 2 लगे हुए हैं, इनके साथ ये जो वायर्स निकले हुए हैं 8 बिट के वायर्स हैं, 8 बिट के ये वायर्स हैं, मतलब 8 वायर्स निकले हुए हैं, ये 8 बिट को कैरी कर सकते हैं। तो ये एड्रेस बस और डाटा बस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन डाटा बस में क्या खास बात होती है कि डाटा बस होती है बाई डायरेक्शनल, मतलब ये दोनों तरफ डाटा फ्लो करवा सकती है। एक्सटर्नल डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, प्रोसेसर से माइक्रो एक्सटर्नल डिवाइस को, दोनों तरफ डाटा फ्लो कर सकता है। जो एड्रेस की जो 16 लाइनें होती हैं, 16 वायर्स होते हैं, उनमें से जो लोअर 16 होते हैं A0 से A7 तक, उसको हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। और जो A8 से A15 होता है उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस बस, ठीक है। तो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो है वो मल्टीप्लेक्स्ड होता है डाटा के साथ, मतलब वो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जिसमें फ्लो करेगा जिन वायर्स में, उसमें डाटा भी फ्लो होता है। तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AD0 से AD7 के, ठीक है। और जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A8 से A15 के बीच में। एड्रेस जब फ्लो हो रहा होगा तो केवल और केवल एड्रेस बाहर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। और जब डाटा आ रहा होगा तो डाटा बाहर एक्सटर्नल डिवाइस से इन भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है वो, ठीक। तो इसीलिए एड्रेस जो होती है वो एड्रेस बस जो होती है वो 16 लाइनों की होती है। उसमें 8 बिट जो है अपर पार्ट होता है और 8 बिट लोअर पार्ट होता है। तो AD0 से AD7 जो बाई डायरेक्शनल होती है और सर्व एज A0 से A7 एंड D0 से D7 एट द सेम टाइम। अब ये क्या होता है कि कब इसमें डाटा आ रहा है, कब एड्रेस आ रहा है, हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमारे पास एक सिग्नल होता है। यहाँ पर टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम में आप देखो, यहाँ पर एक सिग्नल है एड्रेस लैच इनेबल। तो एड्रेस लैच इनेबल जब हाई होता है तब ये जो AD0 से AD7 में जो फ्लो हो रहा होता है डाटा या बिट्स जो फ्लो हो रही होती हैं वो एड्रेस कहलाती हैं, ठीक है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। और उसी टाइम पर ही, सेम टाइम जब ALE हाई है उसी टाइम पर ही आपका जो A8 से A15 में जो डाटा है वो हायर ऑर्डर एड्रेस डाटा होता है, हायर ऑर्डर एड्रेस का डाटा होता है। मतलब एड्रेस का जो हायर ऑर्डर पार्ट है वो A8 से A15 फ्लो हो रहा होगा और लोअर जो पार्ट होगा वो A0 से A7 में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एड्रेस बस काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये एड्रेस लैच इनेबल का रोल हो गया और डाटा का जब फ्लो होगा तो ये ALE सिग्नल लो हो जाएगा। AL सिग्नल लो होते ही ये वाला पार्ट हाई स्टेट में चला जाता है और ये जो AD0 से AD7 है, यहाँ पर जो भी कंटेंट फ्लो हो रहा होगा इस बस में तो वो एज ए डाटा काउंट होता है, ठीक है।
तो ये एड्रेस बस हो गई, डाटा बस हो गई। एड्रेस बस की बात करें, यूनिडायरेक्शनल होती है और 16 बिट की होती है। डाटा बस जो है बाईडायरेक्शनल होती है और 8 बिट की होती है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर ये जो 805 है, क्योंकि 8 ही बिट का प्रोसेसिंग कर सकता है एट ए टाइम, इसके 8 ही बिट के डाटा बस होते हैं और 8 बिट का प्रोसेसिंग कर सकता है एट ए टाइम। तो चूँकि 8 ही बिट का प्रोसेसिंग कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं 8 बिट का प्रोसेसर, ठीक है। और अभी पीछे आपने देखे थे, ये +5 वोल्ट की सप्लाई पर काम कर सकता है, ठीक। और ये जो मल्टीप्लेक्सिंग करी हमने A0 से A7 और D0 से D7 को एक ही लाइनों में भेज दिया, उसके पीछे क्या पर्पज़ है? एक तो हमारे नंबर ऑफ़ पिन्स कम हो जा रही हैं। भाई एड्रेस और डाटा में हमें सेपरेट सेपरेट पिन यूज़ करेंगे तो ये 16 और 8 24 पिन हम यूज़ करने पड़ेंगे। अब हमने क्या किया, सिंपल एक ALE एक्स्ट्रा लगा करके हमने क्या किया, ये जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस थी उसी को ही हमने डाटा के लिए यूज़ कर लिया, तो ये हमें बेनिफिट मिला। उसके बाद अब बात करते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स की। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स में अगर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें, +5 वोल्ट पावर सप्लाई है, देन ये ग्राउंड है। मतलब इन सब सिस्टम को, पूरे माइक्रो प्रोसेसर को काम करने के लिए जो पावर मिलती है वो यहाँ पर +5 वोल्ट पावर सप्लाई से देती हैं, उसको ग्राउंड कनेक्ट करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पावर सप्लाई जोड़ा जाएगा। देन ये X1 X2 है, यहाँ पर जो है क्लॉक जो क्रिस्टल है जो हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवाएगा प्रोसेसर के ऑपरेशन के लिए, क्लॉक साइकिल प्रोवाइड करवाएगा, वो यहाँ पर X1 X2 पर एक हम एक्सटर्नल क्रिस्टल लगा देते हैं। इसके लिए कई सारे सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑसिलेटर्स नहीं यूज़ करते क्योंकि ऑसिलेटर्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, उसमें टाइम के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज होती रहती है, इसीलिए हम यूजुअली इसमें क्रिस्टल यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो क्रिस्टल हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। एक खास बात और ध्यान देने की यहाँ पर, कि अगर प्रोसेसर मान लीजिए 3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपको ऑपरेट करवाना है, तो ये जो क्रिस्टल लगेगा, यहाँ पर जो क्रिस्टल लगेगा वो डबल फ्रीक्वेंसी का लगाना होगा, क्योंकि अंदर जो है टाइमिंग जो है वो क्लॉक्स जो है वो आधी में डिवाइड हो जाती है। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्रिस्टल की होती है उसकी आधी फ्रीक्वेंसी में फिर प्रोसेसर ऑपरेट करता है। तो मान लीजिए आप 6 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगाते हैं तो प्रोसेसर जो है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करेगा। अगर 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगाएंगे तो प्रोसेसर 5 मेगाहर्ट्ज़ पर तब काम कर पाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्रिस्टल कितने फ्रीक्वेंसी का लगाना है। जितने फ्रीक्वेंसी का प्रोसेसर पर ऑपरेशन होना है उसकी डबल फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल यहाँ पर लगेगा। देन क्लॉक आउट है, जो आपने यहाँ पर क्लॉक दी है उसको बाहर की डिवाइस किसी को सेम क्लॉक पर ऑपरेट करवाना है तो क्लॉक आउट से आप सिग्नल दे सकते हैं। देन यहाँ पर रेडी है। एक्सटर्नल डिवाइस जब प्रोसेसर से कम्युनिकेट करती है, मान लीजिए प्रिंटर है, आपने उसकी पावर सप्लाई ऑन कर दी तो अपने को वो ऑन हो गया, वो यहाँ इस रेडी पिन पर बताएगा कि भाई मैं एक्सेप्ट करने के कमांड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मान लीजिए प्रोसेसर से प्रिंट कोई कमांड देने जा रहे हैं आप, तो प्रिंटर ऑन है या ऑफ है कैसे पता चलेगा? वो रेडी पिन पर अगर आप कनेक्ट कर देंगे उसके एक कनेक्टिविटी को, तो ये प्रोसेसर को जैसे ही प्रिंटर ऑन होगा तो प्रोसेसर को सिग्नल भेज देगा रेडी पिन पर, प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि हाँ सिस्टम ऑन हो गया है, तो प्रिंटर ऑन हो गया, हम कमांड भेज सकते हैं। रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन। रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन का क्या है कि किसी मेमोरी से डाटा आपको रीड करना है, राइट करना है, तो रीडिंग राइटिंग सिग्नल है यहाँ पर। एड्रेस लेस लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं। S0 S1 क्या है? स्टेटस सिग्नल है, अगर रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है, राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है, ऑपकोड फैच ऑपरेशन हो रहा है, किस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, ये S0 S1 से हम पता लगा सकते हैं। IOM बार, इनपुट आउटपुट डिवाइस से काम कर रहे हैं या मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन चल रहा है, ये हम IOM बार से पता लगा सकते हैं। या इसको लो रखेंगे, एक्टिव लो रखेंगे तो मेमोरी से काम हो रहा होगा, इसको हाई रखेंगे तो ये IO डिवाइस से काम हो रहा होगा। देन दो यहाँ पर आप सिग्नल देख पा रहे हैं, HLDA और होल्ड। ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। जब हमें बल्क डाटा ट्रांसफ़र करना होता है प्रोसेसर के अंदर तो हम होल्ड या होल्ड एक्नॉलेजमेंट पिनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब एक डाटा प्रोसेसर का यूज़ करते हुए हम डाटा बाहर की डिवाइस को बल्क में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड, तो ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो हम इस होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करते हैं। जब एक्सटर्नल डिवाइस कोई डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी होती है तो वो होल्ड पर देती है। होल्ड होल्ड जब आता है तो प्रोसेसर जो है अपना सारा काम छोड़ छाड़ करके और इसको एंटरटेन करता है, और फिर अब उसको मान लीजिए होल्ड सिग्नल आ गया तो प्रोसेसर उस डिवाइस को बताएगा, जब अपना सभी काम छोड़ देगा और एड्रेस बस और डाटा बस को फ्री कर देगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट एक भेजता है उस डिवाइस को कि भाई देखिए एड्रेस बस डाटा बस छोड़ गई, खाली हो गई है, आप इसके यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो ये दोनों पिन हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब डीएम में पढ़ेंगे डिटेल में तब उसको पढ़ेंगे। देन रीसेट इन रीसेट आउट है, जब प्रोसेसर को रीसेट करना होता है तो रीसेट इन पर आप एक्टिव लो सिग्नल दे दीजिए, और अगर किसी एक्सटर्नल डिवाइस को भी आप साथ में रीसेट करवाना चाहते हैं तो रीसेट आउट से उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो रीसेट आउट से हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर ऊपर के पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंटरप्ट कंट्रोल और सीरियल आईओ कंट्रोल। जब सीरियली 0 या 1 बिट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस में, तो एक्यूमुलेटर के थ्रू ये कनेक्टिविटी होती है, तो SID सीरियल इन डाटा और SOD जो सीरियल आउट डाटा है, तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए वाला पार्ट यूज़ होता है। और अगर कोई प्रोसेसर कर रहा है और उस टाइम पे कोई अर्जेंट काम आ गया, कोई इंटरप्ट करना चाहता है, तो यहाँ पर एक हार्डवेयर इंटरप्ट इसमें दे रखे हैं, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, INTR, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 और ट्रैप। तो ये 1 2 3 4 5 ये इंटरप्ट दे रखे हैं। ये इंटरप्ट जब एक्नॉलेज हो जाते हैं तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट उस पर्टिकुलर डिवाइस को भेज देता है प्रोसेसर कि हाँ भाई मैंने इंटरप्ट पहचान लिया है। तो कोई डिवाइस बाहर से प्रोसेसर की प्रोसेसिंग को इंटरप्ट करके बात करना चाहे तो इंटरप्ट कंट्रोल का पार्ट के सिग्नल्स इंटरप्ट कंट्रोल के यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं कुछ रजिस्टर्स की। इसके अंदर जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं BCDE HL, और कुछ स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर हैं, एक्यूमुलेटर, फ्लैग, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। तो इनकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दे रखा है एक्यूमुलेटर और फ्लैग तो स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होगा, BCDE HL जो है वो जनरल पर्पज़ रजिस्टर जो ग्रीन में दिखा रखे हैं, और जो ब्लू में दिखा रखे हैं प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये भी स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है। B 8 बिट का रजिस्टर, C 8 बिट का, D 8 बिट का रजिस्टर, E 8 बिट का रजिस्टर, H भी 8 बिट का और L भी 8 बिट का। मतलब BCDEHL इंडिविजुअली 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का होता है, फ्लैग भी 8 बिट का होता है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं, ठीक है। BCDEHL ये रजिस्टर्स कब यूज़ होते हैं, यहाँ एक्यूमुलेटर या फ्लैग कब यूज़ होते हैं, ये सब जो प्रोग्रामर होता है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इन रजिस्टर्स का यूज़ करता है। मेमोरी में क्या है, बल्क डाटा हो जाता है, लेकिन बल्क डाटा स्टोर हो जाता है, वहाँ पर प्रोग्राम भी स्टोर करेंगे, आप डाटा भी स्टोर करेंगे, लेकिन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम जिन डाटा पर ऑपरेशन करना होता है उनको हम इन रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र करके फिर उन पर ऑपरेशन करते हैं। और रिजल्ट 8085 में एक खास बात है कि जो भी डाटा का ऑपरेशन करना होता है एक्यूमुलेटर में, एक डाटा उनमें से जिन 2 डाटा पर ऑपरेशन करना होता है उनमें से एक डाटा कहाँ रखते हैं, एक्यूमुलेटर में, और फिर आप कोई भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर होता है, ठीक है। तो एक खास बात ध्यान देने की है। तो BCDEHL रजिस्टर पेयर हो गए, BCDEHL 8 बिट का रजिस्टर होगा, ये सिंगल यूज़ होते हैं, लेकिन इनको हम पेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। पेयर का कैसे बनेंगे, BC का पेयर बनेगा, DE का पेयर बनेगा, HL का पेयर बनेगा। ये आपको इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शंस कितने इंस्ट्रक्शंस 16 बिट पर ऑपरेशन कर रही है या 8 बिट पर ऑपरेशन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड होता है कि BCDEHL आप पेयर में यूज़ कर रहे हैं या इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है। देन स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर जो है एक्यूमुलेटर, फ्लैग, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर है, 16 बिट के प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, और फ्लैग ये 8 बिट, एक्यूमुलेटर 8 बिट के हो गए। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है मैंने बता दिया आपको कि ये जो हमें जिन डाटा पर ऑपरेशन करना होता है उसका एक जिन 2 डाटा पर काम करना होता है उनमें से एक डाटा हमें हर हाल में एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, और दूसरा डाटा जो है किसी रजिस्टर में हो सकता है या डायरेक्ट भी आप भेज सकते हो, उस पर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, पहले एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, उसका फिर आप कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ SID और SOD आपने दिक्कत है यहाँ पर, SID और SOD ये क्या, सीरियल इन डाटा सीरियल आउट डाटा होता है, जो भी डाटा आ रहा होता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो इसमें स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। तो स्टोर 8 बिट डाटा ड्यूरिंग IO ट्रांसफ़र, तो IO ट्रांसफ़र के दौरान भी एक्यूमुलेटर का रोल होता है। सीरियल डाटा बाहर भेजना है तो एक्यूमुलेटर में ले जाइए, और कहीं से डाटा लेना है तो एक्यूमुलेटर में लेकर के आइए उसको, ठीक है। देन फ्लैग की बात करते हैं। फ्लैग जो है 8 बिट का रजिस्टर होता है, इसकी जो है 5 ही बिट हमारी यूटिलिटी वाली होती हैं, SZ AC P CY जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो D0 जो है CY रिप्रेजेंट करती है, D1 जो है वो डोंट केयर है, D2 पैरिटी है, D3 डोंट केयर, D4 ऑक्सिलरी कैरी कहलाती है, D5 बिट डोंट केयर है, D6 जेड फ्लैग कहलाता है, और D7 जो साइन फ्लैग कहलाता है। साइन फ्लैग 1 या 0 है, ये क्या है, एक्यूमुलेटर कंटेंट पर डिपेंड करता है। एक्यूमुलेटर कंटेंट जैसे आपने कोई अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। अब उसका जो D7 बिट है, एक्यूमुलेटर कंटेंट का D7 बिट है, वो साइन बिट रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए अगर वहाँ पर 1 है तो इसका मतलब साइन जो है नेगेटिव है, इसका मतलब वो डिजिट जो है हम
नेगेटिव, अगर हम ये कब रोल होता है साइन फ्लैग का, ये तब काम आता है जब हम साइंड ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। अगर हम अनसाइंड ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर प्रोसेसर को नहीं पता होता कि साइंड ऑपरेशन है या अनसाइंड ऑपरेशन है। प्रोसेसर तो सिंपल डाटा समझता है, उसको हमें ये जानना होता है कि हमारा वो साइन बिट क्या है, ठीक है, जब हम साइन पर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अगर 1 है तो इसका मतलब नेगेटिव बिट है और नेगेटिव डाटा है, और अगर 0 है तो उसका मतलब पॉजिटिव डाटा है। उसका 0 फ्लैग है, अगर आपका अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस का रिजल्ट 0 आ जाता है तो जेड फ्लैग जो है 1 हो जाता है, सेट हो जाता है। 1 होना मतलब सेट हो जाना। और अगर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस का रिजल्ट 0 नहीं है तो जेड फ्लैग 0 रहेगा, ठीक है। उसका बात करते हैं कैरी बिट की। अगर आपने अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किया है तो D7 के बाद अगर कोई कैरी जनरेट होती है, मतलब D8 बिट जनरेट हो जाती है, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। और एक और ख़ास बात, अगर D3 के बाद, मतलब आपने अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया 2 डिजिट्स में, दो उसमें डाटा में, और D3 के बाद D4 में कैरी जनरेट हो जाती है तो ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल थ्रू दिखा रखा है। जैसे यहाँ पर हमने इन 2 बिट डिजिट्स को जो डाटा थे उनको ऐड किया तो रिजल्ट आया 000। अब एक्यूमुलेटर कंटेंट क्या है, इसमें 0 है, तो जेड फ्लैग क्या होगा, सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस केस में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं D7 से एक कैरी जनरेट हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैरी बिट भी 1 हो जाएगी। और यहाँ अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखें D3 से D4 की तरफ क्या स्टेटस है, तो यहाँ 110, यहाँ 110, यहाँ 110, यहाँ 110, 11 ये कैरी यहाँ से हुआ कैरी जनरेट 110, फिर 1 यहाँ पर 1 हुआ तो 11 क्या हुआ 10, तो यहाँ पर भी कैरी जनरेट हुई, फिर यहाँ पर कैरी जनरेट हुई, फिर यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ D3 में भी कैरी जनरेट होकर के यहाँ 1 हो जा रहा है। 1 का मतलब 2, देखो अगर डेसिमल में देखो तो 1 का 2 हुआ, 2 का मतलब बाइनरी क्या हुआ 10, तो 10 का 0 यहाँ लिख दिया और फिर 1 यहाँ चला गया। तो इसी तरीके से 1 यहाँ पर आगे कैरी बढ़ता चला जाता है, और फिर D3 से भी यहाँ कैरी जनरेट होती है। यहाँ इस केस में क्या कैरी बिट भी 1 है और ऑक्सिलरी कैरी भी 1 है, ठीक है, ये दोनों ही 1 हो रखी है। तो कैरी बिट और ऑक्सिलरी दोनों 1 हो रखी है यहाँ पर। तो अब पैरिटी का है, पैरिटी का स्टेटस, अगर आपका नंबर ऑफ वंस इवन है रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस 0 है तो पैरिटी बिट आपकी 1 हो जाएगी, और नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो पैरिटी बिट 0 रहेगी। थैंक यू सो मच। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम अगली स्लाइड में कवर कर लेंगे उसको। इसका डिटेल जो है प्रोग्रामिंग पार्ट जो है वो हम देखेंगे इसको। इस आर्किटेक्चर को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, प्रोग्रामिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।